नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7th के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 द मुग़ल एम्पायर को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 5 तक स्टडी कर लिया है। तो जो पहला वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने हु वर द मुगल्स को स्टडी किया था। जो मुगल्स थे उनके मिलिट्री कैंपेन और जो मुग़ल एम्परर्स थे, इम्पोर्टेंट है ना, उनको स्टडी किया था। इसके अलावा जो ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, जो राजा कैसा बनता था, जो मुग़ल एम्परर कैसे बनते थे, उसको स्टडी किया था। और साथ ही साथ में जो मुगल्स के जो दूसरे स्टेट से रिलेशन थे कि कैसे उन्होंने अपने किंगडम को लंबे टाइम के लिए और पावरफुल रखा और मजबूत रखा। ठीक, इस वाले वीडियो में जो कि सेकंड वीडियो है हमारा इस चैप्टर का, इसमें हम टॉपिक नंबर 6 से लेके टॉपिक नंबर 10 तक स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम मनसबदार और जो जागीरदार हैं उनको स्टडी करेंगे। हम जब्त और जो ज़मींदार थे उनको स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो अकबर की जो पॉलिसीज़ थी, आखिर अकबर को ग्रेट अकबर क्यों कहा जाता है, अकबर महान क्यों कहा जाता है, तो उसकी पॉलिसीज़ को हम देखेंगे। साथ ही साथ में जब औरंगज़ेब जो कि लास्ट रूलर था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकबर लास्ट रूलर था, औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के जाने के बाद जो 17th सेंचुरी में अकबर जो मुग़ल डायनेस्टी है उसकी क्या स्थिति होती है और उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है। और लास्ट में जो हमारा 10 टॉपिक होगा एल्सवेयर होगा। इसमें जब इंडिया में मुग़ल एम्पायर था उसी समय वर्ल्ड में कौन कौन से एम्पायर थे, जैसे तुर्की में ओटोमन एम्पायर था, रसिया में आइवन एम्पायर था, किंग एलिजाबेथ इंग्लैंड में थी। तो इनको हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन है, सभी को अपनी हिस्ट्री की जो बुक है वो साथ में रखनी है। साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है ना, डिटेल इसको पढ़ लें। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जो रेड फोर्ट था उसके बारे में जाना था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जो है ना फ्लैग होस्टिंग करते हैं हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन। ये जो रेड फोर्ट है यहीं मुग़ल अपना आवास रखते थे। इसके बाद हमने जाना कि जो मुग़ल कौन थे, तो उनकी मदर की साइड से वो मंगोल थे और जो फादर थे उनकी साइड से तिमूर थे। इसके बाद हमने जो मुग़ल एम्परर और जो मिलिट्री कैंपेन थे मुग़ल एम्परर की उनको जाना। तो सबसे पहले बाबर को देखा हमने। बाबर ने पानीपत का बैटल जीता, फिर उसके बाद खानवा का जीता, फिर चंदेरी में मध्य प्रदेश में हराया और आगरा दिल्ली के आसपास बाबर ने एक किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के 2 टाइम पीरियड में रूल थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, हुमायूं का जो बेटा होता है वो अकबर होता है, जो कि 13 साल की उम्र में ही रूलर बन जाता है। जब हुमायूं होता है ना तब इतना सा किंगडम होता है, और जब अकबर की मौत होती है ना तब तक वो किंगडम को यहाँ तक पहुँचा देता है, इतना बड़ा किंगडम कर देता है अकबर, इसीलिए अकबर महान है। इसके बाद हमने जाना था जहांगीर को। जहांगीर ने भी जो सिसोदिया राजवंश था, कहाँ का, मेवाड़ का, उसको भी एनेक्स कर लिया था। जो अमर सिंह था उसको भी मुग़ल सर्विस के लिए मना लिया था। साथ ही साथ में इसके बाद हमने शाहजहाँ को जाना, तो शाहजहाँ को पढ़ा। इसके बाद शाहजहाँ के बाद हमने औरंगज़ेब को पढ़ा। तो औरंगज़ेब ने कई बड़े कैंपेन करे और साउथ इंडिया तक उसने कैंपेन किए, और ये जो पूरा रीजन है ना इसमें उसने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। दरअसल यहाँ पे देखो, आपको ये जो कलर है ना येलो, ये है बहमनी किंगडम, और जो ग्रीन कलर है ये विजयनगर किंगडम है। जो बहमनी किंगडम था ना, ये सल्तनत काल, जो सुल्तान थे ना, सुल्तान जो टाइम पीरियड था, तब बहमनी किंगडम में तो मुस्लिम रूलर इस्टेब्लिश हुए थे, और जो विजयनगर है, विजयनगर में हिंदू रूलर इस्टेब्लिश हुए थे। तो यही जो किंगडम थे ना, ये काफ़ी फिर बाद में जो ये जो बहमनी किंगडम था, ये कई सारे किंगडम्स में चेंजेस हो गया, 5-6 किंगडम में, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे किंगडम इसमें बन गए। ठीक, तो इनको सबको किसने मिला लिया था, औरंगज़ेब ने इनको भी अपने राज्य में मिला लिया था। इतना बड़ा राज्य उसने कर लिया था। इसके बाद हमने जाना था जो मुग़ल ट्रेडिशन के सक्सेशन कैसे होते हैं, तो जो योग्य होता है वही शासक बनता है। इसके बाद हमने जो मुगल्स के रिलेशंस जाने, जैसे
ज़्यादातर रूलर को तो उन्होंने अपनी जो सर्विस थी उसमें एक्सेप्ट करवा लिया, कुछ जॉइंटली वॉलेंट्री ज्वाइन हुए। राजपूत पॉलिसी में अगर देखें तो जो मैरिड की उन्होंने जो डॉटर्स थी ना राजपूत रूलर की उनसे, इसके अलावा जो किसी को हरा देते थे तो उसको ऑनरेबली ट्रीटेड करते थे। इसके बाद देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में, पहला टॉपिक होगा मनसबदार एंड जागीरदार। तो देखो मनसब का मतलब समझ लेते हैं। मनसब जो टर्म है ना इसका मतलब होता है एक रैंक, एक पोजीशन। मनसब का मतलब क्या होता है? एक रैंक या पोजीशन। तो देखो जो मुगल्स थे ना उन्होंने ईरान के इरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत, मराठा और भारत यानी कि जो देश के विदेश के जो जितने भी रूलर थे ना सबको अपनी सर्विसेज में ज्वाइन करवाया, यानी मुग़ल आर्मी में उनको ज्वाइन करवाया। और जब वो मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करते थे, जब वो मुग़ल एम्पायर में काम करने के लिए आते थे तो एज इनरोल्ड होते तो वो मनसबदार के रूप में। और जो मनसबदार जो टर्म है ना किसी भी इंडिविजुअल को क्या कहती है? एक प्रकार से पोजीशन या रैंक की बात करती है। एक प्रकार का ग्रेडिंग सिस्टम था। ये क्या था? एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसको मुग़लों ने बना रखा था। और इसी मनसबदारी व्यवस्था के तहत वो किसी भी जो ये जो ज्वाइन करते थे ना मुग़ल सर्विस को, उसको रैंक देते थे। भाई उसकी रैंक क्या होगी, उसकी सैलरी क्या होगी, जितनी ज़्यादा उसके मनसब होंगे उतनी उसकी रैंक होगी, उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी और उतनी ज़्यादा उसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी देखो जो जितना बड़ा मनसबदार होगा ना उसका उतना ही बड़ा पावरफुल रोल होगा किसके अंदर? मुग़ल एम्पायर के अंदर। तो मनसब का मतलब क्या है? मनसब का मतलब है पोजीशन या रैंक। और देखो मनसबदार जो व्यवस्था थी उसमें वो सभी लोगों को ज्वाइन करवाते थे। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो मुग़ल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले लोग थे उन्हीं को वो अपनी सर्विस में लेते थे। उन्होंने ईरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफ़गान, राजपूत तो हिंदू थे, मराठा भी हिंदू थे, तो इन सबको उन्होंने अपनी सर्विसेज में ज्वाइन करवाया। और एक प्रकार से इसके लिए फिक्स कर दिया इन्होंने, भाई इसकी रैंक इतनी रहेगी, इसकी सैलरी इतनी रहेगी, इसकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी रहेगी। अब देखो ये जो मनसबदार तो आपको समझ में आ गया कि मनसबदार एक रैंक थी, लेकिन ये जो रैंक और जो सैलरी थी ना वो कैसे डिटरमाइंड होती थी, इसको कैसे कैलकुलेट करते थे? तो इसके लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है? जात। यानी कि जात का मतलब यहाँ पे है कि जिसकी जितनी ज़्यादा जात होगी उसका जो प्रेस्टिजियस या फिर जो उसकी नोबल पोजीशन होगी ना या फिर उसकी जो सैलरी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ये मान के चलो कि किसी की जात 50,000 है, 5,000 है सॉरी, है ना, और किसी की जात 1,000 है। तो जो 5,000 वाला जो जात वाला जो कोई भी मनसबदार होगा ना उसकी रैंक ज़्यादा होगी, और जैसे 1,000 वाला है ना तो उसकी रैंक कम होगी। तो देखो जो अकबर का रेन था, जब रेन का मतलब होता है एम्पायर, तो जब अकबर का शासन था ना तो अकबर के शासन में 29 जो मनसबदार थे ना उनकी जो रैंक थी ना 5,000 जात थी। और जबकि औरंगजेब के टाइम पे ये बढ़ के 79 हो गए। यानी कि जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर आगे बढ़ता गया, जो मुग़ल एम्पायर है जो उसमें नए नए मनसबदार ऐड होते गए। भाई ये मतलब निकल रहा है ना 5,000 वाली जात वाला काफ़ी बड़ी रैंक का होता था, जो कि अकबर के टाइम पे कितने थे? ओनली 29। लेकिन जब औरंगजेब का रेन आया, औरंगजेब का जब शासन आया तो कितने हो गए? 79। तो देखो सिंपल सा है, जिसकी जात जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना ही बड़ा मनसबदार होगा, उसकी उतनी ज़्यादा रैंक होगी, उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक। अब देखो हर मनसबदार को एक स्पेशल रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती थी, एक मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। जैसे मान लो 5,000 जो मनसबदार है, 5,000 जिसकी जात है, तो उसके पास उतने ही सवार होने चाहिए, उतनी उसके पास कावलेरी होनी चाहिए। देखो सवार होते हैं जो घोड़े में बैठ के लड़ाई करते थे, और जो कावलेरी मैन होते हैं ना ये होती है पैदल चलने वाली सेना। तो जिसकी जात जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना बड़ा मनसबदार होगा उसके पास उतने ही ज़्यादा सवार होंगे और उतनी ज़्यादा उसके पास पैदल सैनिक होंगे। तो समझ में आई बात? मनसबदार क्या है? एक प्रकार की रैंक है, और इस रैंक को किससे काउंट किया जाता है? इसको काउंट किया जाता है जात से। तो जिसकी जात 5,000 है वो बड़ी रैंक वाला होगा,
किसकी तुलना में, 1000 जात की तुलना में। अब जितनी बड़ी जात होगी, है ना, जितना बड़ा वो मनसबदार होगा, उतनी बड़ी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, उसकी रैंक भी ज़्यादा होगी, उसकी मिलिट्री भी उसको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो जो जागीर है ना वो क्या है, तो जो मनसबदार थे, ये जो मनसबदार है ना, ये जो मनसबदार थे ना, ये जो इनकी जो सैलरी, जो रेवेन्यू जहाँ से कलेक्ट करते थे ना, जिस रीजन से, उसको जागीर कहा जाता था। जागीर या वतन एक प्रकार से लैंड होता था, इसी को हम क्या कहेंगे, जागीर कहेंगे। और जो जागीर है ना, उसी एक प्रकार से वही जागीरदार हो गया। अब देखो ऐसे समझते हैं, सबसे ऊपर तो एम्परर होता था मुग़ल में, कोई भी जैसे मुग़ल एम्परर होगा ना, चाहे अकबर हो या औरंगजेब हो या बाबर हो। फिर उसके नीचे होता था एक तो मीर बख्शी और एक होता था सूबेदार। तो जो मीर बख्शी था ना, वो एक प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था किसका, आर्म्ड फोर्सेज का। कौन होता था, प्रशासक होता था किसका, सेनाओं का। ठीक, और दूसरी तरफ एक होता था प्रिंस, जो सूबेदार बनाया जाता था उसको। तो उसका भी काम क्या होता था, आर्म जो फोर्सेज है ना, उसको बैटल फील्ड में जहाँ पे लड़ाई होगी ना, जहाँ पे लड़ाई होने वाली है, तो वहाँ पे वो उसको कंट्रोल करता था। फिर इनके नीचे होते थे बख्शीज। कौन होते थे इनके नीचे, बख्शीज। ये भी क्या होते थे, आर्म्ड फोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। ठीक, अब देखो सबसे ऊपर एम्परर, एम्परर के पैरेलल एक तो मीर बख्शी होगा, एक सूबेदार होगा, सूबेदार के नीचे कौन होगा, बख्शीज। फिर बख्शीज के नीचे मनसबदार होते थे। मनसबदार समझ गए ना, मनसब क्या थी, एक रैंक थी। क्या थी, मनसब एक रैंक थी। और जिसके पास जितनी ज़्यादा जात होगी, जिसके पास जितनी ज़्यादा जात होगी उतना ही बड़ा मनसबदार होगा। ठीक, मनसबदार के नीचे जागीरदार होते थे सबसे नीचे। एक प्रकार से जो जागीरदार थे ना, वो लैंड लॉर्ड्स थे, जमींदार लोग थे। ये क्या करते थे, मनसबदार जो थे ना, उनको रेवेन्यू देते थे, टैक्स देते थे। ठीक, तो इस तरीके से जो मुग़ल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था। इसके बाद फिर से देख लेते हैं, देखो जब्त और अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है जब्त और एंड ज़मींदार। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज मत होना जात से। जात अलग चीज़ है, ZAT, है ना, और जब्त अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे ZABT, यहाँ बी आया है, ध्यान रखना है इसको। तो ये जब्त है। ठीक, तो जो 7 टॉपिक है हमारा क्या है, जब्त एंड ज़मींदार। अब देखो एक चीज़ आपको फिर से दोबारा देखनी होगी, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी है इसमें, इस हायरार्की में, कि सबसे ऊपर एम्परर है, एम्परर के नीचे सूबेदार और बख्शी, मीर बख्शी है। फिर मीर बख्शी के नीचे बख्शी है। देखो यहाँ पे भी कन्फ्यूज नहीं होना, ये मीर बख्शी है और ये बख्शी है। फिर मनसबदार है, फिर जागीरदार है। मनसबदार के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे जागीरदार के बारे में, और जागीरदार के साथ साथ ही हम जानेंगे जब्त के बारे में। तो देखो जो जमींदार थे ना, ये वो लोग थे जो एक प्रकार से टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। किन से, पीजेंट से, यानी फार्मर जो होते थे ना, किसान से जो टैक्स लेते थे ना, वो ज़मींदार टैक्स लेते थे। अब जो जब्त था ना, वो एक प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम था, है ना, एक प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको किसने डिज़ाइन किया था, किसने तैयार किया था, टोडरमल ने। टोडरमल कौन था, टोडरमल था रेवेन्यू मिनिस्टर था किसका, अकबर का। तो अकबर ने जो जब्त सिस्टम है ना, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल ने जब्त सिस्टम को स्टार्ट किया था, जो कि एक टैक्स कलेक्शन का तरीका था। दरअसल जो अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसने एक सर्वे करवाया था, और वो हर बार सर्वे करवाता था, और उसी के बेसिस पे जो उपज, उसी के बेसिस पे कीमत, और कितने रीजन पे वो क्रॉप हो रही है हर 10 साल में, तो उसी के बेसिस पे वो जो टैक्स था ना, उसको केस के रूप में और दूसरे तरीके से फिक्स करता था। यानी कि जो किसान थे ना, उनको इतनी दिक्कत नहीं हो। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में दिल्ली सुल्तान को स्टडी किया था ना, तब हमने मोहम्मद तुगलक का एग्जाम्पल लिया था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे टैक्स लगा दिया। गंगा यमुना के जो दोआब थे ना, गंगा और यमुना के दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का रीजन, दोआब होता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे पहले से अकाल था और ऊपर से टैक्स लगाया, तो सभी जो किसान थे ना, उन्होंने रिबेलियन कर दी। किसके खिलाफ, मोहम्मद तुगलक के खिलाफ। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए,
तो अकबर ने इस काम के लिए किसको लगाया, टोडरमल को। तो टोडरमल ने एक नया सिस्टम निकाला, रेवेन्यू सिस्टम, जिसका नाम क्या था, जब्त, जिसके तहत सर्वे होता था। सर्वे के बेसिस पे ही जो क्रॉप है ना उसका रेवेन्यू फिक्स कर दिया, डाटा पूरे तैयार किए गए। तो इससे क्या हुआ, इससे इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और टैक्स को सही तरीके से कलेक्ट किया जाने लगा। तो इस तरीके से जो हमने जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको जान लिया। तो सबसे ऊपर कौन होता था, देखो इस तरीके से देखना है आपको, सेंट्रल पावर रहेगा एम्परर सबसे ऊपर, फिर इसका एक मंत्री होता है, वजीर भी समझ सकते हो आप इसको, एक प्रकार से प्रधानमंत्री होगा इसका, वो होता था मीर बख्शी। यहाँ पे मीर है, क्या है, मीर है। और एक होता था सूबेदार, जो कि हमेशा जो एम्परर थे ना उनके बच्चे होते थे, रॉयल फैमिली से होते थे, प्रिंस होते थे। फिर इन दोनों के नीचे मीर बख्शी और सूबेदार के नीचे कौन होता था, बख्शी। फिर बख्शी के नीचे कौन होता था, मनसबदार, और मनसबदार के सबसे नीचे कौन होता था, जागीरदार। तो इस तरीके से ये इनकी हायरार्की थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, किनका, मुग़लों का। ठीक, तो ये मुग़लों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी हमने समझ लिया। इसके बाद आप जानते हैं अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। तो देखो जो अकबर था इसको भारत का ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सही तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो अकबर ने क्या किया, अपना जो शासन था, अपना जो किंगडम था ना उसको रूल करने के लिए सभी जो स्टेट थे उसको उसमें सूबों में बांट दिया। सूबा, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज इंडिया में स्टेट है ना, जैसे इंडिया में यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो उसने जो स्टेट थे उनको किस नाम से बांट दिया, सूबों में। क्या नाम दे दिया उसको, सूबा। तो उसको कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो गया। तो अकबर ने सबसे पहला काम क्या किया कि जितने भी उसकी प्रोविंसेस थी, यानी जो स्टेट थे ना उसको उसमें किसने डिवाइड कर दिया, सूबाज में। और उसमें उसने क्या किया, एक सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब देखो अपॉइंट कर दिया, जैसे सूबेदार कौन रहेगा, सूबेदार हमेशा रॉयल फैमिली से ही होगा। तो देखो उसने सूबेदार कहाँ पे नियुक्त कर दिया, हर सूबे में। ठीक, तो इससे आसानी से वो उस जगह को कंट्रोल कर सकता था। तो एक तरीके से तो वहाँ पे शासन भी चल जाएगा पॉलिटिकली, दूसरा वहाँ पे मिलिट्री फंक्शन जो होंगे, अगर कभी वहाँ पे बगावत होगी, रिबेलियन होगा, तो उसको दबा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो हर प्रोविंसेस थी, यानी हर जो सूबा था, हर सूबे में एक फिनेंशियल ऑफिसर होता था जिसका नाम था दीवान, है ना। वो क्या काम करता था, फिनेंशियल काम करता था, वित्त की लेन देन करता था। सारा जो सूबेदार था ना उसको सपोर्ट करता था, वो सारा काम उसके लिए। इसके अलावा साथ ही साथ में जो सूबेदार था ना वो पीस एंड जो ऑर्डर था ना वो भी मेंटेन करता था दीवान के साथ मिलके। ठीक, तो अकबर ने ये बड़ा काम किया। साथ ही साथ में अकबर ने पता है एक पॉलिसी और अपनाई थी, वो थी मैरिज पॉलिसी। तो अकबर ने खुद ने जो राजपूत रूलर थे आमेर के, कछवा डायनेस्टी के, उनकी जो डॉटर थी उनसे मैरिज कर ली थी। तो इससे क्या हुआ, अकबर को एक अलाई मिल गया, एक अपना सहयोगी स्टेट मिल गया जो कि अकबर को सपोर्ट करता था। साथ ही साथ में जो अकबर है ना उसको राजपूत डायनेस्टी के उन रूलर से भी खतरा कम हो गया। इसके अलावा अकबर ने एक सुलह कुल, जो अकबर है ना उसने सुलह कुल की स्थापना की, जो कि एक प्रकार से यूनिवर्सल पीस थी। कुछ लोग इसको डिफरेंट रिलीजन भी बोलते हैं, लेकिन एक किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंट रिलीजन नहीं था। इसमें अकबर ने क्या किया कि सभी रिलीजन के जो लोग हैं, चाहे बुद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों को उसने इसमें इनवाइट किया और सभी के साथ बैठ के उसने अपना जो टॉलरेंस का जो आइडिया था, यानी सहन शक्ति है उसका जो आइडिया था उसको प्रचार किया और अपने किंगडम को, अपना जो रिलेम था उसको पावरफुल बनाया। ठीक, और ये जो प्रिंसिपल था सुलह कुल का, ये जो सुलह कुल का जो प्रिंसिपल था ना जो अकबर ने स्टार्ट किया था 1980 में, इसको 1980 नहीं 1580 में अकबर ने इसको स्टार्ट किया था सुलह कुल को। तो इसी को फॉलो आगे जहांगीर ने भी किया और शाहजहाँ ने भी किया, लेकिन सुलह कुल की जो पॉलिसी थी ना वो औरंगजेब ने आगे फॉलो नहीं की। तो इससे क्या हुआ, औरंगजेब को थोड़ा खतरा ज़्यादा रहा। ठीक, तो अकबर ने क्या क्या अपनाया, सबसे पहले उसने सारे स्टेट थे ना उसको सूबाओं में डिवाइड कर दिया, सूबा में, और उसके सूबेदार बना दिया। और सूबेदार कौन होता था, हमेशा रॉयल फैमिली का
मेंबर, देखो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, सूबेदार कौन होता था, रॉयल फैमिली का मेंबर होता था। ठीक, फिर उसके बाद उसने दीवान बना दिए जो कि फिनेंशियल ऑफिसर होते थे, जो कि हेल्प करते थे किसकी, सूबेदार की। इसके अलावा उसने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई, उसने मैरिज की पॉलिसी भी अपनाई। इसी कारण से जो अकबर है ना, अकबर एक प्रकार से टॉलरेट रूलर था, है ना। उसने सभी धर्मों को, सभी मजहबों को सुलह कुल की पॉलिसी से एक साथ लिया। इसके बाद देखो जो औरंगज़ेब था सबसे पावरफुल रूलर था, और उसके जाने के बाद कोई भी मजबूत रूलर मुग़ल एम्पायर में नहीं रहा। तो जो मुग़ल एम्पायर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे हमने यहाँ पे एक चीज़ स्टडी करी थी, वो स्टडी ये करी थी कि जो मनसबदार थे, ये देखो आप, जो मनसबदार थे ना, ये अकबर के टाइम में कितने थे, अकबर के रेन में 29। लेकिन जब औरंगज़ेब का टाइम आया, औरंगज़ेब का जब रेन आया तो ये कितने हो गए, 79। तो जब औरंगज़ेब का टाइम पीरियड आ गया था ना, तो देखो यहाँ पे कई सारे जो मनसबदार मुग़ल एम्पायर में शामिल हो गए थे। तो इनमें कई सारा जो लार्ज पार्ट था ना आर्मी इनकम का, वो इसमें खर्च हो जाता, सैलरी और जो गुड्स थे ना वो इसी में चले जाते थे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि मुग़ल जो एम्परर थे ना, उनको जो रेवेन्यू है ना उसमें लॉस हुआ। इसके अलावा धीरे धीरे जो 17वीं सेंचुरी के बाद जो मुग़ल थे वो उतने पावरफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आसपास नए जो रीजन थे वहाँ पर डिफरेंट जो रूलर्स थे ना वो इस्टेब्लिश होने लग गए। जैसे पंजाब में सिख रूलर इस्टेब्लिश हुए, हरियाणा के पास, दिल्ली के पास जाट पावरफुल हुए, अवध में जो नवाब था वो पावरफुल हुआ, बंगाल में नवाब पावरफुल हुए, इधर मराठा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, हैदराबाद में निज़ाम ने अपनी जो पावर थी उसको इस्टेब्लिश कर लिया था। ये जो मैप है ना, ये मैप हमने इसी साल का जो 7th का जो चैप्टर नंबर 10 है ना हिस्ट्री का, उससे उठाया है। क्योंकि यहीं से जो मुग़ल एम्पायर का एंड होगा ना, ये जो मुग़ल एम्पायर का यहाँ से डिक्लाइन हुआ है, कब, 1707 में तो ये इसका था। यहीं से जो है ना ब्रिटिश कंपनी का जो रूल है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहीं से हमारा जो मॉडर्न इंडिया है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये जो मैप है ना हमने यहाँ पे पुट किया, ताकि आपको याद रहे कि ये मैप हमें दोबारा जो चैप्टर नंबर 10th है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जो कि इसी साल आपका 10th चैप्टर है उसमें आएगा, तो उसको हमने उठाया। तो जैसे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हुआ 17th सेंचुरी में, तो इतने सारे रूलर, गुजरात में राजपूत रूलर, सिख रूलर, जाट, अवध के रूलर, बंगाल के रूलर, मालवा के रूलर, मराठा के रूलर, अवध के रूलर, मैसूर के रूलर, ये पावरफुल हो चुके थे और ये आज़ाद हो चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे। किनसे? मुग़ल से। तो इस तरीके से जो मुग़ल डायनेस्टी है वो कमज़ोर हो चुकी थी। हालांकि औरंगज़ेब के मरने के बाद भी जो मुग़ल डायनेस्टी है ना वो 1857 तक चलती रही। जब 1857 में मॉडर्न, हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर आपका 6 है क्लास 8 में, व्हेन पीपल रिबल्स, है ना, तो उसमें आप इसको पढ़ोगे। नहीं, चैप्टर नंबर 5 है व्हेन पीपल्स रिबल्स। तो इसमें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो लास्ट रूलर था मुग़ल एम्पायर का, लास्ट जो रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जेल में भेज दिया था और इंडिया से बाहर कर दिया था। तो लास्ट रूलर थे। बाबर ने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था और लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफ़र। अब देखो, जब इंडिया में मुग़ल एम्पायर था, है ना, 1526 से लेके 17th सेंचुरी तक, उसी समय में वर्ल्ड में भी डिफरेंट एम्पायर थे। जैसे ऑटोमन एम्पायर था, जो तुर्की है ना, आज का तुर्की एशिया और यूरोप के दोनों को ही जोड़ने वाला एक कंट्री है। तुर्की के ऊपर ब्लैक सी है और नीचे मेडिटेरियन सी है। तो इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे एक एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर। तुर्की का पुराना नाम क्या है? ओटोमन। तो ओटोमन एम्पायर था। तो इसका जो रूलर था ना, इसने कई बड़े रीजन में अपने आप किंगडम को इस्टेब्लिश कर लिया था। देखो, अल्जीरिया, लीबिया, त्रिपोली, है ना, इजिप्ट, इराक, ईरान, है ना, इवन जो यूरोप है ना वहाँ तक इसने अपने किंगडम को एक्सटेंड कर लिया था। अब देखो यहाँ पे हम ओटोमन एम्पायर के बारे में क्यों जान रहे हैं?
जब आप क्लास 10th में जाओगे, तो आपका पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वहाँ पे फिर से ओटोमन जो एम्पायर है ना वो दोबारा आएगा, और ओटोमन एम्पायर में जो ग्रीस का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना वो आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो ओटोमन एम्पायर है ना क्लास 10th में फिर से आपके पास सामने आएगा। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में क्वीन जो एलिज़ाबेथ थी फर्स्ट, वो रानी थी। इसके अलावा ईरान जो था, ईरान का जो रूलर था इस समय में उसका नाम था शाह अब्बास। और जो रशिया था, ये रशिया यहाँ पे, ये रशियन एम्पायर, तो रशिया का जो एम्पायर था वो था आइवान द टेरिबल। तो इस तरीके से एल्सवेयर को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो हमारा जो चैप्टर है हिस्ट्री का, जो चैप्टर नंबर 4 है 7th क्लास का, द मुग़ल एम्पायर, वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी 2 वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया है। पहले वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 1 से लेके 5 तक के जो टॉपिक है ना वो पहले वीडियो में है, और 6 to 10 जो इसी टॉपिक में इसी वीडियो में है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फाइनल। जो रेड फोर्ट है वहाँ से हर साल फ्लैग होस्टिंग होती है, और ये रेड फोर्ट ही मुग़लों का आवाज़ था। इसके बाद जो मुग़ल्स थे उनके बारे में जाना। इनकी मदर साइड से मंगोल थे, फादर साइड से ये तिमूर थे, और ये अपने आप को तिमूर ज़्यादा कहलवाना पसंद करते थे। इसके बाद हमने जाना कि जो फर्स्ट रूलर था वो बाबर था। बाबर ने मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। पानीपत का बैटल जीता, इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का बैटल जीता, राणा सांगा को हराया। चंदेरी का बैटल जीता और राजपूतों को हराया। फिर हुमायूं रूलर बना। तो पहला जो उसका टाइम पीरियड था उसमें उसने सही काम नहीं किया, फिर दोबारा उसने दिल्ली में अपनी शासन को स्थापित किया। देखो हुमायूं इतना सा रूल छोड़ के गया था, अकबर ने इतना बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश किया। फिर हमने अकबर को जाना, थर्ड जो रूलर था। इसके बाद जो 4 रूलर था वो था जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब रूलर बना, और औरंगज़ेब ने गोलकुंडा, जो बीजापुर, जो कि लंबे समय से दिल्ली मुग़ल एम्पायर में शामिल नहीं हो रहे थे, उनको भी शामिल कर लिया। इसके बाद हमने जो इनका ट्रेडिशन है सक्सेशन का, कि कैसे जो रूलर बनते थे, मुग़ल एम्परर बनते थे। तो देखो ये जो कॉर्पोरेशनरी थी ना इसको फॉलो करते थे, यानी कि एक प्रकार से जो पावरफुल है ना वही राजा बनेगा। इसके बाद हमने जो मुग़ल के रिलेशंस थे डिफरेंट स्टेट को, उससे जाना था। तो जो मुग़ल्स थे उन्होंने उनके अगेंस्ट जितने भी रूलर्स थे उनको जीत लिया और अपनी साम्राज्य में मिला लिया। कुछ ने वॉलेंट्री ज्वाइन किया। साथ में उनकी जो राजपूत पॉलिसी थी उसमें उन्होंने मैरिज थी, मैरिज पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। जिसको वो हरा देते थे उसको ऑनरेबली ट्रीट करते थे। ठीक, इसके बाद हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसका, मुग़ल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको स्टडी किया। तो देखो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे तो सबसे ऊपर एम्परर होता था, फिर मीर बख्शी और उसके पैरेलल सूबेदार, फिर बख्शीज, फिर मनसबदार, फिर जागीरदार। तो जो मनसबदार कौन होते थे, मनसब का मतलब होता था रैंक या पोजीशन। इनका काम होता था, इनकी रैंक होती थी, इनकी सैलरी होती थी, इनकी मिलिट्री होती थी, और जिसकी जितनी ज़्यादा जात होगी वो उतना ही बड़ा मनसबदार होगा। अकबर के टाइम पे 29 मनसबदार थे। फिर इसके बाद हमने जब्त और जमींदार को जाना। तो जमींदार कौन थे, जमींदार लैंड लॉर्ड्स थे जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। और जब्ती क्या थी, जब्ती एक प्रकार का रेवेन्यू मॉडल था जिसको किसने इस्टेब्लिश किया, टोडर मल ने। फिर इसके बाद हमने अकबर की पॉलिसीज़ को जाना। तो अकबर ने सूबेदार नियुक्त के दीवान बनाए, सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई जिससे सभी धर्मों को उसने साथ में लिया। और 17वीं सेंचुरी तक आते आते मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया, और मराठा, सिख है ना, जाट, मालवा और हैदराबाद, बंगाल और अवध में नए किंगडम इस्टेब्लिश हो गए, और यहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा हमने एल्सवेयर में ओटोमन एम्पायर के बारे में जाना जो कि क्लास 10th में दोबारा आएगा। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में जाना, शाह अब्बास के बारे में जाना, आइवन द टेरिबल के बारे में जाना। इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है द मुग़ल एम्पायर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो पहला वीडियो है इसका पार्ट 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।